नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। दुनिया के ताकतवर देशों के सामने हिंदुस्तान का राफेल अपना रण कौशल दिखाने वाला है। फ्रांस के मॉन डे मार्सन में ओरियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का राफेल भी हिस्सा ले रहा है। 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक चलने वाले युद्धाभ्यास में भारत समेत दुनिया के कई देशों की वायुसेना हिस्सा लेंगी। भारत में कई कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान राफेल का इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में विदेशी जमीन पर राफेल का ये पहला लड़ाकू अनुभव होगा। जिसकी जद में आता है पूरा पाकिस्तान। जो आधे चीन में तबाही की ताकत रखता है। हमले से बचना हो या फिर मिसाइल से वार, गोलियों से चुन चुनकर मारना हो या पूरे इलाके को करना हो तबाह, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं। ये है दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक, राफेल। जंग चाहे कोई भी हो, राफेल उसका रुख मोड़ सकता है। इसलिए दुनिया के सबसे उन्नत और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान में शुमार होता है राफेल। जंग का रुख मोड़ने की काबिलियत रखने वाला राफेल अब दुनिया के ताकतवर देशों के सामने अपना रणकौशल दिखाने वाला है। फ्रांस के मॉन्ट डे मार्सन में ओरियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों की वायुसेना हिस्सा लेगी। 17 अप्रैल से 5 मई 2023 तक चलने वाले वॉर एक्सरसाइज में भारत का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन राफेल भी हुंकार भरता नजर आएगा। वायुसेना का विमान राफेल पहली बार किसी विदेशी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने जा रहा है। ओरियन एक्सरसाइज में भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी शामिल होगी। भारतीय वायुसेना ने एक बयान में कहा है, 17 अप्रैल से 5 मई के बीच होने वाले ओरियन एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 राफेल विमान, 2 C-17 विमान और 2 IL-78 विमान और 165 वायुसैनिक शामिल किए गए हैं। एक्सरसाइज ओरियन हाल के दिनों में फ्रांस की ओर से आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास है, जिसमें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के करीब 12,000 सैनिक शामिल होंगे। फ्रांस में भारत का राफेल लड़ाकू विमान पहली बार विदेश में आयोजित युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगा। भारत में कई कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान राफेल का इस्तेमाल किया जा चुका है। ऐसे में विदेशी जमीन पर राफेल का ये पहला लड़ाकू अनुभव होगा। राफेल की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान में की जाती है। जब से अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती हुई है, चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। राफेल के पास 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है और ये सबसे ज्यादा दूरी तक हमला करने वाला जेट है। राफेल महज 1 मिनट में 36,000 फीट से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लिहाजा जंगे मैदान में इसके शूट डाउन होने का खतरा भी बेहद कम है। यही वजह है कि राफेल लड़ाकू विमान की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में की जाती है। राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो जरूरत के हिसाब से कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। राफेल इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन ढूंढ लेता है, जिससे टारगेट को दूर से ही तबाह करने में मदद मिलती है। यानी अब बालाकोट जैसा ऑपरेशन अंजाम देने के लिए सरहद लांघने की भी जरूरत नहीं है। सरहद के इस पार से ही आतंक के अड्डों को तबाह किया जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प और मीटियोर मिसाइलें इसे और विध्वंसक बनाती हैं। राफेल में लगने वाली स्कैल्प मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है। ये मूविंग टारगेट को भी आसानी से निशाना बना सकती है। स्कैल्प मिसाइल से 300 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाया जा सकता है। स्कैल्प अंधेरे में भी टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकती है। INS और GPS से लैस आधुनिक नेविगेशन सिस्टम स्कैल्प मिसाइल को अचूक बनाती है। स्कैल्प मिसाइल पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसे जमीन के अंदर और बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। जमीन के अंदर बने बंकरों को भी स्कैल्प तबाह कर सकती है। वहीं हवा से हवा में मार करने वाली
दुनिया की सबसे आधुनिक मिसाइल मीटियोर राफेल को बेहद ताकतवर बनाती है, क्योंकि मीटियोर अपनी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ है। इसका कोई जोड़ नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। राफेल विमान में लगाई जाने वाली मीटियोर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। 190 किलोग्राम वजनी मीटियोर मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सक्षम है। रेंजेट इंजन मीटियोर को बेहद तेज रफ्तार देता है। मीटियोर के वॉरहेड में अलग अलग लगे विस्फोटक इसे बेहद घातक बनाते हैं। मीटियोर मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक मिसाइल बताने की एक और वजह है। मीटियोर मिसाइल थर्ड पार्टी टारगेट डेटा का इस्तेमाल करती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फाइटर प्लेन का पायलट किसी टारगेट को मीटियोर से निशाने पर लेता है और जमीन पर बैठा कमांड किसी वजह से उसमें बदलाव चाहता है, तो वो दूसरे टारगेट को भी हिट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इंडियन आर्टिलरी में एक नया योद्धा शामिल होने वाला है जो पहाड़ों पर दौड़ेगा, दुश्मन को खदेड़ कर ही मानेगा। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 354 लाइट वेट टैंक खरीदने की तैयारी हो गई है। इस साल के आखिर तक लाइट वेट टैंक का प्रोटोटाइप भी आ जाएगा, यानी भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे टैंक 7 रेजिमेंट को सौंप दिए जाएंगे, जो एलएसी पर चीन की साजिशों को पनपने नहीं देंगे। भारतीय मैकेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स के लश्कर जब रणभूमि में कदम रखते हैं तो धरती कांपने लगती है। जब ये गरजते हैं तो दुश्मन की सेना थर्रा उठती है। जंग का मैदान कैसा भी क्यों ना हो, ये जहां से गुजरते हैं वहां इनकी हुकूमत होती है। यूं कहें, रणभूमि चाहे जैसी भी हो, हिंदुस्तान के टैंक रुकते नहीं, थमते नहीं। इंडियन आर्टिलरी की इसी ताकत में चार चांद लगाने के लिए भारत का एक और मशीनी योद्धा तैयार हो रहा है, जो पहाड़ों पर दौड़ेगा। दुश्मन जब हांफेंगे तो ये हुंकार भरेगा। अरुणाचल में चीन से तनातनी के बीच में एलएसी पर भारतीय सेना मिशन जोरावर पर जुट गई है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत चीन से सटी सीमा पर लाइट टैंक तैनात किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि साल 2027 तक मेक इन इंडिया लाइट वेट टैंक पहाड़ों पर हुंकार भरते देखे जाएंगे। भारतीय सेना ने 354 लाइट टैंक खरीदने की योजना बनाई है। खबर है कि L&T को लाइट टैंक के प्रोटोटाइप को तैयार करने का ऑर्डर मिल गया है, यानी देश में ही स्वदेशी लाइट टैंक का निर्माण शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से हल्के वजन वाले टैंकों की खरीद को मंजूरी दी है। सूत्रों का कहना है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत में 25 टन के स्वदेशी लाइट टैंक का प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। भारतीय सेना को प्रोजेक्ट जोरावर के तहत 7 रेजिमेंट के लिए 315 लाइट टैंक मिलेंगे। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी किए हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। चीन के साथ मौजूदा तनाव को देखते हुए हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में हल्के वजन वाले टैंकों की जरूरत महसूस की गई है। सेना की इस जरूरत को भांपते हुए सरकार ने प्रोजेक्ट जोरावर पर काम तेज कर दिया। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने डिजाइन किया है। ये टैंक महज 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होगी। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। फिलहाल भारतीय सेना के पास T-72, T-90 भीष्म या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक की टोली है। ये सभी टैंक 45 टन से ज्यादा वजनी हैं, जिन्हें LAC पर पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक लेना चाहती है, जिसके लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत करीब 25 टन के लाइट टैंक होंगे। भारत की चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक आती है।
ये इलाके काफी ऊंचाई तक मौजूद हैं। यहाँ सेना के लिए चुनौतियां काफी बड़ी हैं। चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ से ZTZ-04A और टाइप 15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं, जो 33 टन से कम वजन के हैं। उन्हें आसानी से एयरलिफ्ट कर सकते हैं। भारतीय सेना भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहती है ताकि माउंटेन वॉर में बढ़त हासिल की जा सके। कहा जा रहा है कि इन हल्के टैंकों में भारतीय टैंक की तरह ही फायर पावर होगी और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन इंटीग्रेशन और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस जैसी तकनीक भी होंगी, जो ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक से आसानी से दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। ये गेम चेंजर इसलिए साबित होंगे क्योंकि इनको आसानी से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, इनको आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जो है एक्सेप्टेबल है। T-72 जो है और T-90 जो है, उनमें बहुत ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। इसी माफी जो हमने साउथ कोरिया से एक टैंक खरीदा जिसके ऊपर गन लगी हुई है, उसमें भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन करनी पड़ी है उस इलाके के लिए, उसको फिट करने के लिए। इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक किस्म से जो टैंक है और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के बीच में एक किस्म से मीडियम कॉम्प्रोमाइज होगा, जिसमें सारी की सारी क्षमता और ताकत होगी एक टैंक की, और हर प्रकार से मॉडर्न टेक्निक से और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होगा। माना जा रहा है कि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत तैयार होने वाले लाइट वेट टैंक की मेन तोप 120 mm की होगी, ऑटोमेटिक लोडर होगा, रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन भी इस पर तैनात होगी, साथ ही मिसाइल फायरिंग की क्षमता भी होगी। जोरावर टैंक जो है उसको स्पेशली बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर DRDO और लार्सन एंड टुब्रो के माध्यम से। ये लाइट टैंक है जो हर प्रकार के डिफिकल्ट टेरेन में काम कर सकता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया जाएगा, इसको ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे इसको सिचुएशनल अवेयरनेस थोड़ी जबरदस्त होगी। फिर इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है और फायर फाइटिंग सिस्टम है वो भी बिल्कुल मॉडर्न होगा। साथ ही साथ इसमें लॉइटरिंग एमुनेशन लगाया जाएगा और इसमें वो भी काबिलियत होगी मिसाइल फायरिंग की। यानी दूसरे लफ्जों में ये चाइना या पाकिस्तान के जितने भी टैंक्स हैं उनसे बेहतर होगा। टोटल टैंक्स जो है हिंदुस्तान में बनाए जाएंगे तकरीबन 700, 350 जो है वो पहले बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत ने फिलहाल सीमा पर कोई टैंक नहीं लगाए। इस समय चीन सीमा पर K9 वज्र टैंक से लेकर T-90 टैंक तक तैनात हैं, जो बेहद ताकतवर हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के स्वदेशी होवित्जर को भी तैनात किया गया है। ये चीन की हालत खराब करने के लिए काफी हैं, लेकिन लाइट टैंक के पहुंचने से चीन की हरकतों पर विराम लगाना आसान हो जाएगा। यही नहीं, भारतीय सेना के सैनिकों को हिमालयी क्षेत्र में लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है। इसकी वजह से चीन कभी भी भारत से जमीन पर लड़ाई नहीं छेड़ना चाहेगा। वैसे भी चीन अपनी पूरी सैन्य ताकत को भारत के खिलाफ उतारने की गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि चीन के अपने हर पड़ोसी के साथ सीमा विवाद हैं। अगर भारत के साथ युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो ये चीन की दूसरी देशों से लगी सीमाओं के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला हो जाएगा। यूके की वेबसाइट द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन का 17 देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। ये देश हैं भारत, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, नेपाल, भूटान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, मलेशिया और तिब्बत। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर भारत ने खुद को तेजी के साथ मजबूत किया। तवांग में जिस तरह चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, वो बताने के लिए काफी ही है कि ये 1962 का नहीं बल्कि नया हिंदुस्तान है, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि बारूद से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस, आगरा एयरफोर्स स्टेशन, पानागढ़ स्थित अर्जुन सिंह एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं का कोप इंडिया 23 संयुक्त अभ्यास चल रहा है। खास बात देखने वाली यह है कि इस अभ्यास के सिलसिले में पहली बार भारत में अमेरिका के B-1 बम वर्षक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत और अमेरिका दोनों से ही दुश्मनी रखने वाले देशों के लिए ये अभ्यास इस चेतावनी की तरह हो जाता है कि अगर आंख उठाकर देखा तो कड़ा जवाब जरूर मिलेगा।
अमेरिका के B-1 बम वर्षक विमानों की ये गूंज चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। हिंदुस्तान के आसमान में पहली बार अमेरिकी वायुसेना के B-1 बम वर्षक विमानों की उड़ान चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने जा रही है। वैसे तो ये विमान भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के अभ्यास कोप इंडिया 2023 में शामिल हो रहे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के साथ अमेरिकी वायुसेना की जुगलबंदी में इन घातक लड़ाकू विमानों की मौजूदगी दुश्मन के पसीने छुड़ा देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में तालमेल बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ B-1 जैसे विमानों की भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान दुश्मनों के खिलाफ नई सामरिक रणनीति की ओर इशारा करती है। इस सामरिक रणनीति के मायने क्या हो सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि B-1B विमानों में ऐसी क्या खासियत है जो चीन और पाकिस्तान पर भारी पड़ सकती है। B-1 बम वर्षक द बोन के नाम से मशहूर है। ये विमान अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। ये बड़े दायरे में हमलों को अंजाम देने में सक्षम है। ये मल्टी मिशन लड़ाकू विमान है, यानी एक साथ कई ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। इन पर गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये विमान अमेरिकी अड्डों से उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी कार्रवाई कर सकते हैं। B-1 बम वर्षक विमानों को फरवरी में बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो में भी प्रदर्शित किया गया था, लेकिन भारत में किसी सैन्य अभ्यास में ये पहली बार शामिल हो रहे हैं। कोप इंडिया 2023 में अमेरिकी वायुसेना की ओर से 2 B-1 बम वर्षक विमान शामिल हो रहे हैं। वहीं 6 F-15E लड़ाकू विमानों का बेड़ा भी अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। इनके अलावा अमेरिका के C-130 और C-17 मालवाहक विमान भी इस अभ्यास में शामिल हैं। बता दें कि भारत पहले ही अमेरिका के C-130 और C-17 मालवाहक विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिकी F-15 विमान खरीदने पर भी भारत विचार कर सकता है। फिलहाल कोप इंडिया 2023 अभ्यास में भारतीय वायुसेना की ओर से जो लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं, उनमें है राफेल, सुखोई 30 MK1, तेजस, जगुआर। इनके अलावा IL-78 एरियल रिप्यूलर विमानों, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के भी इस अभ्यास में भाग लेने की खबरें हैं। कुल मिलाकर कोप इंडिया 2023 एक ऐसा सैन्य अभ्यास है जिससे भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। LAC के इर्द गिर्द चीन की सामरिक तैयारियों को देखते हुए भारत और अमेरिका का कोप इंडिया 2023 अभियान काफी मायने रखता है, क्योंकि इसके जरिए भारत को अमेरिकी वायुसेना से जंग की आधुनिक तकनीक की जानकारी मिल रही है, तो साथ ही साथ दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन के लिए खास टिप्स भी मिल रहे हैं। वहीं अमेरिका को भी इस एशियाई क्षेत्र में अभ्यास के जरिए अपना दमखम दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन और अमेरिका का तनाव कभी भी टकराव में बदल सकता है। ऐसे में इस अभ्यास के जरिए अमेरिका एक तरफ चीन पर लगाम लगाना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ उसका सहयोग भारतीय उपमहाद्वीप में चीन की चालों को नाकाम करने में भी मददगार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं गाथा ऑपरेशन मेघदूत की। दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सबसे ऊंचाई पर थल सेना और वायुसेना की ओर से पहली बार चलाए गए अनोखे अभियान की वो कहानी जो 39 साल के बाद भी यादगार है, क्योंकि भारत ने अपने सिरमौर सियाचिन को पाकिस्तान के हाथ में जाने से बचाने में शानदार कामयाबी हासिल की थी। थल सेना के साथ साथ वायुसेना ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना के इन जांबाजों ने लिखी कामयाबी की शानदार इबारत।
39 साल पहले वायुसेना के वायुवीरों ने रच दिया ऐसा इतिहास जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। ये यादगार तस्वीरें ऑपरेशन मेघदूत की हैं। साल भर बर्फ से ढके रहने वाले सियाचिन में दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में पाकिस्तान की नापाक चाल को नापाक करने के लिए थल सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके जरिए सरहद से छेड़छाड़ करने की पाकिस्तान की चोरी छुपे की गई हरकत को न सिर्फ बेनकाब किया गया, बल्कि पड़ोसी देश को ये साफ संदेश भी दिया गया कि इस तरह की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। इसके जरिए भारतीय सेना ने सालतोरो रिज, सियाला और बिलाफोंडला के दुर्गम इलाकों पर नियंत्रण किया। भारतीय सेना ने इसके जरिए पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन अबाबील के जरिए पाकिस्तान सामरिक रूप से अहम सियाचिन पर कब्जा करना चाहता था। ऑपरेशन मेघदूत के 39 साल पूरे होने पर चीता और MI-8 हेलीकॉप्टर्स पर वायुवीरों के बेमिसाल पराक्रम को याद करते हुए भारतीय वायुसेना ने विस्तार से बताया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वायुसेना के मुताबिक इसकी तैयारी 6 हफ्ते पहले से शुरू कर दी गई थी। इसके तहत सेना की 30 टुकड़ियों को पहले दिन बिलाफोंडला में उतारने का इंतजाम किया गया। दूसरे दिन 30 और फौजी टुकड़ियां सियाला पास में उतारी गईं। ये दर्रे 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। वहां जवानों और साजो सामान को उतारने के लिए 8 चीता हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए DBO सेक्टर में एयर क्रू को गुप्त रूप से खास ट्रेनिंग दी गई। वहीं 11,300 फीट की ऊंचाई पर चीता और MI-8 हेलीकॉप्टरों के लिए हेलीपैड बनाए गए। पूरी तैयारी के साथ 13 अप्रैल 1984 को कुमायूं रेजिमेंट की टुकड़ियों और साजो सामान को बिलाफोंडला के पास उतार दिया गया। हेलीकॉप्टरों की 19 उड़ानों के जरिए इस पूरी कार्रवाई को करीब 6 घंटे में अंजाम दिया गया। कुमायूं रेजिमेंट के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना ने मुश्किल को मुमकिन कर दिखाया और हिंदुस्तान की सरजमीं को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर पड़ोसी देश की बुरी नजर थी। बिलाफोंडला में भारतीय जवानों ने तिरंगा लहराकर सियाचिन में भारत की पहली विजय का उद्घोष कर दिया। पाकिस्तान 1949 के कराची एग्रीमेंट के आधार पर सियाचिन के NJ-9842 तक अपना दावा ठोक रहा था, जबकि 1971 की लड़ाई के बाद हुए शिमला समझौते में इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करार दिया गया। हालांकि 1984 में अपनी घात पर मात खाने के बावजूद पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम नहीं लगी, लिहाजा भारत को 1987 में इस इलाके पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए ऑपरेशन राजीव चलाना पड़ा। 25 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव चलाते हुए कायदे आजम पोस्ट को पाकिस्तानी सेना से छीन लिया था और फिर 1999 में कारगिल युद्ध में भी भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी भूल न पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो विदेशी धरती पर राफेल ने किस तरह से हुंकार भरी वो देखिए तस्वीरें आपने। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।